कोरोना के भविष्य के संकट को लेकर के अब ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर दूसरा स्ट्रेन इतना खतरनाक है तो क्या तीसरा स्ट्रेन भी आ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ये कह करके सबको चौंका दिया कि अभी तीसरी स्ट्रेन यानी कि तीसरी लहर तो आनी बाकी है। उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। तीसरी लहर दूसरी से ज़्यादा खतरनाक होगी। अभी ये बताया नहीं जा सकता है कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के लिए हम सब सावधान कैसे रहें, हम सब क्या करें और हम सब क्या कर सकते हैं। तो 10 बड़े अपडेट भी हम आपको बता दें। दिल्ली ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्लान केंद्र देगा। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है। वहीं तीसरी लहर के समय और खतरे का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, ये कहना है केंद्र सरकार का। लेकिन प्रिंसिपल एडवाइजर ने ये चेतावनी दे दी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राकेश सिंह मौजूद हैं जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कौशलकांत हैं और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर ये मिथ है, मिथ तो नहीं कह सकता क्योंकि इतने बड़े आदमी की तरफ से आया है, या फिर ये चेतावनी है या डर है, ये है क्या तीसरी लहर? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो कि हम सबको समझ आनी चाहिए। जैसे पहली वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर तीसरी वेव जरूर आएगी। उसका आकार क्या होगा, वो बड़ी होगी छोटी होगी, डिपेंड करता है कि उस समय हम कितनी तैयारी में हैं, हमने कितने वैक्सीनेशन कर लिए हैं और हम कितना सुधर गए हैं अपने रोजमर्रा के व्यवहार में कि हम मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। और एक जो चीज़ जिसको कि कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि वो रैंडम होती है, वो नए वेरिएंट्स का निकलना। अगर कोई वेरिएंट बदकिस्मती से ज़्यादा खतरनाक निकला तो उसको उस तरह से देखना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से तीसरी वेव इतनी बड़ी और इतनी भयानक नहीं होनी चाहिए जैसे कि दूसरी है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ सीखा है और सबसे ज़्यादा उम्मीद वैक्सीन से है। और जो भी वेरिएंट आज तक हैं वो वैक्सीन उनके खिलाफ कारगर है। तो अभी मेरे ख्याल से तीसरी वेव आएगी जरूर, जैसा कि आपने सुना है, लेकिन वो हो सकता है कि काफी कम हो और वो ज्यादा हमको परेशान ना करे। अब लेकिन डॉक्टर कौशलकांत, वी रियली हैड द प्लानिंग, मतलब जिसे कहते हैं कि सेकंड वेव को लेकर के सच कोई प्लानिंग थी नहीं, लेकिन बाकी सब देशों में दे रियली हैड द प्लानिंग कि उनको मालूम था सेकंड वेव आएगी। अब हमको मालूम है कि थर्ड वेव आएगी। सेकंड वेव के लिए अगर प्लानिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो क्या थर्ड वेव के लिए अभी से ही प्लानिंग की जाए? क्योंकि सेकंड वेव बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है सर, अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, अभी भी लोग अफेक्टेड है, अभी भी लोग मर रहे हैं। अमन जी, मुझे लगता है कि थर्ड वेव आएगी और सचिन बोल रहा हूं 50% चांस है। सचिन, हाँ सचिन, मुझे उम्मीद है कि थर्ड वेव आएगी और पक्का आएगी, और वो या तो इस सेकेंड वेव के बराबर होगी या उससे ज्यादा भी होगी। ये इस पे डिपेंड करता है कि इस समय की कितनी पॉपुलेशन इन्फेक्ट होती है। अगर इस समय की पॉपुलेशन का इस समय हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का मेजर प्रोपोर्शन इन्फेक्ट हो जाएगा तो थर्ड वेव जो है वो सेकेंड वेव से कम होगी। लेकिन अगर मेजर पॉपुलेशन वर्जिन रहेगी, वर्जिन का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है कि जिसको वायरल इन्फेक्शन नहीं लगा है, अगर वो होगा तो थर्ड वेव सेकेंड वेव से ज्यादा होगी। और बात थर्ड वेव की नहीं है सचिन जी, इस पूरे महामारी को खत्म होने में 5 वेव्स लगेंगी लगभग। वो इस तरह से होगी, जैसे आप मेरी फिंगर्स को देख रहे हैं, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है, ये चौथी वेव है और ये 5वीं वेव है। एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होगा। और ये मैं कहीं मतलब घर से नहीं बता रहा हूँ, ये पैटर्न है पिछले करीब 1200 साल से जितनी महामारी ऐसी देख रहे हैं तो 5वीं वेव तक तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरह की कंट्री हमारी, जिस तरह की डेंसिटी है, जिस तरह की पॉपुलेशन है।
उसमें सचिन जी क्या है कि ये जो मैं फिंगर्स का हाइट दिखा रहा हूँ, इससे ये पता चलता है कि वो वेव कितनी खतरनाक होगी। ये थर्ड वेव यूजुअली जितने भी अभी तक पेंडेमिक्स आई हैं, करीब 15 पेंडेमिक की स्टडी की गई है जो मैंने पढ़ा है गूगल या बुक से। उसमें 800 साल से लेके अभी 21वीं सदी तक करीब करीब 12 से 15 पेंडेमिक आई हैं, और उन सभी में देखा यह गया है कि तीसरी वेव दूसरी वेव से ज्यादा खतरनाक होती है। केवल एक ही चेंज आया है इस समय कि पहले एक जगह से बीमारी को दूसरी जगह ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा समय लगता था, और ये एक वजह थी जिससे तीसरी वेव ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि अभी उस समय लोगों को ट्रेवल एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिनों महीनों साल लगते थे। आज हम घंटों में पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक। तो इस यही एक चीज है जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि थर्ड वेव जो होगी सेकेंड वेव से कम होगी। अदरवाइज जो अभी तक के साइंटिफिक डेटा अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग थर्ड वेव सेकेंड वेव से स्ट्रांग आती है। और इस वेव के बारे में ये एक और प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि चूंकि ये पहली जब वेव आई थी उसने ओल्ड एजेस को इन्वॉल्व किया था मेजॉरिटी, अभी जो ये इन्वॉल्व कर रही है ये 20 साल से लेके 40-50 साल के लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। तो जो बच्चे बचे हुए हैं उनका नंबर लग सकता है थर्ड वेव में। तो अगर इस तरह के रुझान भी हैं और इस तरह का प्रेडिक्शन की एक पॉसिबिलिटी भी है, तो अभी तो हम एडल्ट आईसीयू नहीं देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो निक्को जिसको बोलते हैं न्यूनेटल आईसीयू या इन्फेंट आईसीयू या पीडियाट्रिक आईसीयू, उसके नंबर तो बिल्कुल कम है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अगली वेव आ सकती है और उसमें बच्चों का भी नंबर लग सकता है। तो तैयारी हमें उस हिसाब से करनी पड़ेगी। और आज भी बता देता हूँ थर्ड वेव आने का टाइम नवंबर-दिसंबर के आसपास होगा। हमने इस बार भी देखा है कि कैसे यंग, कैसे बच्चे, और मैं तो खुद अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि खुद मेरा भतीजा जो है कम से कम 1-1.25 साल का, वो खुद इससे इन्फेक्टेड हुआ। बहुत से लोग इससे इन्फेक्टेड हुए, बहुत से लोगों को इस बीमारी ने इन्फेक्ट किया है। लेकिन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अगर मतलब ये बीमारी सबको ही अगर चपेट में ले लेगी तो फिर बचेगा क्या? सबसे ज़रूरी बात किसी भी पेंडेमिक में जिसकी हम करते हैं वो है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है में से कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज बन गई हैं, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से बने चाहे वैक्सीन के द्वारा बने। अब अगर आप हमारी अभी मौजूदा स्थिति देखें तो ये वायरस इतना ज्यादा तेज है, ये इतनी तेजी से म्यूटेट कर रहा है कि 5000 से ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हैं उसकी वजह से हमने ये देखा है कि हर्ड इम्यूनिटी जिसकी तरफ हम लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें, हमारे इंडिया के डेटा को भी देखें, तो भी सर्वेस के बावजूद, ICMR के सर्वेस के बावजूद कि हमारे एक केस के पीछे 25 से 30 और केसेस होते हैं, उसके बावजूद भी हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच पा रहे। और इसका एक बड़ा कारण यही है कि स्ट्रेन्स उभर कर के सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से जो पुरानी एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन रही हैं, पुराने वायरस से बन रही हैं, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं इस नए स्ट्रेन से। और यही चैलेंज है जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से अभी डॉक्टर कौशल कांत बोल भी रहे थे कि क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेट बहुत तेजी से कर रहा है। अब इसको रोकने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला तो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें हर्ड इम्यूनिटी दे सकता है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने 70 to 80% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा दी तो जो बची हुई 20-30 पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली बच जाती है उस इन्फेक्शन से। क्योंकि वायरस जो है फिर उतनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं जाता, वो जब एक से दूसरे में जाता है तो वो ऐसे लोगों से ज्यादा टकराता है जिनको की वैक्सीन मिल चुकी है। और ऐसी स्थिति में ये वायरस म्यूटेट नहीं कर पाता है और वायरस आगे बढ़ भी नहीं पाता है। इसी तरह से हमने पोलियो, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को विश्व से खत्म किया है। यही तरीका हमारे लिए आज इस वायरस से लड़ने का भी है। अगर हमारी वैक्सीन जो हैं वो कारगर होंगी, अगर हमारी वैक्सीन हम स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी बनाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम वैक्सीनेट करें। टाइम तो नहीं दिया ना, लेकिन मैम इसने टाइम तो नहीं दिया ना, इसने कैजुअलिटीज ली, इसने लोगों को मारा, लोग करोड़ लोग मरे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन आई। लेकिन वैक्सीन इतने कम समय में आई और उस वैक्सीन का जो ट्रायल है वो भी ठीक है एक लिमिटेड हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि भले मलेरिया कहें, प्लेग कहें, उसने एक वक्त लिया, बार बार वो आया। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जैसे कि डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कह रही हैं इतना आसान है इस तरीके से हम इसको हरा देंगे, या फिर हम ये कहें कि तीसरे स्ट्रेन से हमको तो और ज्यादा बच के रहना है?
अम, दे- कोई भी नया स्ट्रेन आता है, नया वेरिएंट आता है, जैसे मैंने कहा कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जनरली जो नए वेरिएंट आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि वो पिछले वाले वेरिएंट से ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। वो और वो कोशिश करेंगे हमारे इम्यून सिस्टम को स्केप करने की या वैक्सीन को स्केप करने की, क्योंकि इसीलिए वो फैल पाएंगे, नहीं तो वो नहीं फैल पाएंगे। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन जो है जनरली ऑपरेट होता है। लेकिन अभी आपने जो सुना पिछले और से पैंडेमिक्स की बात में, इस पैंडेमिक में सबसे खास चीज ये है कि 1 साल के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा वैक्सीन दुनिया में मौजूद है, और मेरे ख्याल से 4-6 और आ जाएगी 6 महीने में। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो पिछले पैंडेमिक से हमको अलग करता है। आप देखिए अभी अमेरिका में या इजराइल में काफी लोगों को वैक्सीन कर दिया गया है, वहाँ पे केसेस जो हैं एकदम से कंट्रोल में आए हुए हैं। और ये हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट आए जो इस वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, उसके लिए फिर नया डोज देना पड़े या कोई नई वैक्सीन देनी पड़ी। लेकिन आज हमने इस पैंडेमिक में जो सीखा है कि वैक्सीन जो है वो 1 साल के अंदर बन सकती है, और अभी जो वैक्सीन चल रही है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। खास करके जो mRNA वैक्सीन होती है उसको बहुत ही तेजी से उसको चेंज किया जा सकता है, और कुछ ही महीनों के अंदर आप उसका नया वर्जन ला सकते हैं जो कि वायरस के म्यूटेशन को से भी लड़ाई कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम टेक्निकली बहुत ही एडवांस हैं दूसरी और पैंडेमिक्स की तुलना में। क्या वैक्सीन के मेडिकल मामले साइंस में, इस तीसरे वायरस या यूं कहें कि क्या मेडिकल साइंस इस वायरस से ज्यादा एडवांस है सर? मैंने सुना नहीं आपका सवाल ठीक से। ये मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हुई है सर मैं कह रहा हूं कि आज क्या इतनी ये जल्दी से मेडिकल साइंस इस वायरस से ज्यादा एडवांस है? फिलहाल तो ये लगता है कि ये एक तरीके के गॉडजिला तरीके से आया है कि जैसे सबको खा जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि क्या मेडिकल साइंस हमारी इस वायरस से ज्यादा एडवांस है फिलहाल के लिए? नहीं, वायरस से ज्यादा एडवांस नहीं हो सकती, क्योंकि वायरस इवॉल्व होता है और हम उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन इसमें पैंडेमिक की लड़ाई में 2 चीज हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो ये कि वायरस अपना काम करेगा, हम वैक्सीन से उसका पीछा करेंगे। ड्रग्स आ रहे हैं जल्दी ही, 2-4 महीने में और स्पेसिफिक ड्रग आएंगे जिससे कि हम अगर वायरस से इन्फेक्ट भी किया तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हमको समझ में आई है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है, अगर लोग चाहें तो वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मास्क पहन के बाहर जाएं, हम क्लस्टरिंग ना करें, हम 6 महीने तक कुछ ऐसा करें कि वायरस जो है वो इतनी आसानी से एक दूसरे के ऊपर ना फैल सके। और इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटरवेंशन आ रहे हैं कि जैसे रूम को क्लीन करना, उसमें से वायरस पार्टिकल को इनेक्ट करना। आज टेक्नोलॉजी बहुत बहुत आगे है, और मुझे उम्मीद है कि अगले महीनों में आप इस तरह के नए इनोवेटिव तरीके देखेंगे जिससे कि वायरस को इनएक्टिवेट किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस वेव से जो हमने सीखा है वो व्यर्थ मानना है, क्योंकि पुराने पैंडेमिक। ठीक है सर। डॉक्टर कौशलकांत, मैं इसमें इसी को ऐड करता हूं जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर मिश्रा ने जो कहा कि बहुत से हमने, अगर मैं इसी थ्योरी को आगे बढ़ाऊं, उसमें मतलब ये है कि मतलब बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत स्ट्रांग थे, बहुत एक्सरसाइज करते थे, बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, बहुत सब कुछ था, सब कुछ ठीक था सर, लेकिन ना जाने वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। बहुत से ऐसे लोग जो कमज़ोर भी हैं, उनको हुआ भी कोरोना लेकिन वो बच गए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है हार्ड इम्यूनिटी आई, वो 30% 40% पॉपुलेशन है। आपको तो याद होगा, मैंने आपको वो दिखाया था वो टेस्ट, तो उसके बाद भी है वो लोग बच गए। लेकिन असल में फिर ये पैरामीटर क्या है? देखिए सचिन जी, ये गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सोचा था, आज से 1 साल पहले जब हम सो कॉल्ड कोरोना पे जीत गए थे और सब लोग बड़े खुश थे कि इंडिया की इम्यूनिटी बहुत अच्छी, इंडिया की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, और हम उस चक्कर में, उस गफलत में हुआ ये कि हम सेकेंड इम्यूनिटी का जो वेव आई और उसमें हमारे पूरे देश में त्रासदी मच गई। तो ये तो नेचुरल इम्यूनिटी है हम में, ये दिमाग से आउट हो गई बात। अब लोगों को एक ही वैक्सीन बचा सकती है, वो है नेचुरल ह्यूमन मेड वैक्सीन जो लग रही है, या वायरस का इन्फेक्शन। ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से अब जो इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी आएगी, शायद उससे आदमी बच पाएगा। और यूजुअली ऐसा ही होता आया है
कि इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी आती है उसके बाद आदमी बेहतर रहता है। मेरा ये मानना है कि जो चीज हमारे हाथ में है हमें उसे करना चाहिए। अगले 6 महीने बाद, जब मेजॉरिटी साइंटिस्ट का ये मानना है कि 6 महीने के बाद एक वेव और आएगी। और एक चीज और समझिए, हमसे पहले हमेशा अमेरिका, यूके, फ्रांस और ब्राजील वगैरह में हमसे पहले, स्पेन, ईरान में हमसे पहले जो इस वायरस का कैरेक्टर होता है वही इंडिया में आता है। तो हमें उन पे ध्यान रखते हुए ऑब्जर्व करना चाहिए। और 6 महीने के लिए जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, और अल्टीमेटली सारी स्टेट गवर्नमेंट उस रास्ते पे पहुंची है 3-4 हफ्ते के बाद, कि आदमी को सेल्फ कर्फ्यू लगाना चाहिए। अभी के समय में सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए। और इसके लिए मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आपको देखे सही। मास्क इज बेटर देन वेंटिलेशन, होम इज बेटर देन आईसीयू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड इट्स अ कर्फ्यू इज केयर फॉर यू। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। हमने फर्स्ट वेव में भी देखा, हम सेकेंड वेव में भी थोड़ा कंट्रोल कर पाए हैं, तो इसीलिए कर पाए हैं कि लॉकडाउन लग गया है। तो ये एक प्रूवन तरीका है। हमें इसके साथ साथ अगले थर्ड वेव आने के पहले हमें लिमिटेड एक्टिविटी करनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, सरकार को लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी करके लॉकडाउन को कंट्रोल करना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बड़ा बात सवाल है, होती आपने जो बोला ये बड़ा सवाल है। स्वाति महेश्वरी, लास्ट 30 सेकंड्स, ये बड़ा सवाल आपसे पूछता हूँ, इज इट रियली अ टाइम फॉर द कंप्लीट लॉकडाउन? सब घर पे बंद कर दिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल है सचिन, ये वक्त ऐसा है कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि हमें संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है। आज भी हम ये नहीं कह पा रहे कि हम अपनी पीक पर पहुंच गए, और हमारी पीक कहाँ होगी ये भी अभी हमें नहीं मालूम है। और अगर हम जहाँ हैं वहीं हमारा सिस्टम कोलैप्स्ड है, वहीं हम देख रहे हैं कि मृत्यु दर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम फिर किस नंबर का इंतजार कर रहे हैं? हम क्या सोच के चल रहे हैं कि हम किस नंबर पर होंगे तब जाके हम कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे? तो देखिए, ये एक न्यू नॉर्मल हमारे लिए नहीं हो सकता है कि हम रोज अखबार में ये पढ़ें कि इतने अस्पतालों में लोगों की इसलिए मृत्यु हो गई कि ऑक्सीजन नहीं था। ये न्यू नॉर्मल तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जरूर वायरस के साथ जीना सीख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हमें लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, हमें इन केसेस को कंट्रोल करना ही चाहिए, हमें चीजें मुहैया करानी ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन बचाना है। जो लोग पीड़ित होंगे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों की मृत्यु नहीं हो, उसे रोकना हमारे लिए जरूरी है। और जैसे कि आने वाली थर्ड वेव्स हैं, उनके लिए भी अगर हमने आज से तैयारी की, जैसे Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.